जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कोरोना का प्रकोप घट रहा है। कहीं कहीं ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं। मृतकों की संख्या में भी काफ़ी कमी आई है। ये एक सुकून भरी खबर है। तो दोस्तों, वैसे तो पूरी तरह अभी कोरोना ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन केस दिन प्रतिदिन घट रहे हैं और लगता है कि ये कोरोना की जो दूसरी लहर है ये धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। तो दोस्तों, आगे जो संभावित तीसरी लहर है उससे बचाव जरूर रखें, क्योंकि इसमें दूसरी लहर में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इससे बचाव रखें और आगे भी ध्यान रखें। शुरू में जितना डर था लोगों में उतना तो अब नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम न तजर्बा था, न इस बीमारी का पता था, न कोई वैक्सीन थी, न डॉक्टरों को भी इतनी ट्रेनिंग थी। अब हर आदमी इससे वाकिफ हो चुका है और अब इससे बचाव जरूर करेंगे, ऐसी ये उम्मीद है। तो दोस्तों, अब चलो किसान आंदोलन की ओर। किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन अब बढ़ेगा, क्योंकि लोगों ने जो स्थानीय यहाँ जो नाके लगा रखे हैं इन पर भीड़ होने की बजाय अब दिल्ली बॉर्डरों पर भीड़ बढ़ेगी। और ये किसानों ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है कि धीरे धीरे इन बॉर्डरों पर किसान अब पहुंचने शुरू होंगे और ये जो टोल बैरियर हैं यहाँ पर छोटे नाके ही रखे जाएंगे और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ आसपास के क्षेत्रों के किसान ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे, और नहीं तो बारी बारी से ये अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और अब दो तीन बातें और हैं। किसान आंदोलन में जो अभी छोड़े गए थे उनके बारे में अफवाह है। जो तीन नेता थे, विकास सिंह, रवि आजाद और मक्खन सिंह, उनके बारे में कई भाइयों ने ये लिखा है, खासकर क्योंकि मीडिया ने इसीलिए अपना विश्वास खो दिया है। छोटी सी कोई बात हो जाओ तो वो उसी टाइम कहेंगे किसानों में दरार होगी, फलान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसान नेताओं से भी बात की है, कोई दरार इनमें नहीं है। छोटे मोटे मतभेद तो आपस में एक परिवार में भी होते हैं, तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन ऐसी कोई दरार किसानों में अभी तक नहीं है। अंदर खाते थोड़ी बहुत होती है, ये तो सब परिवारों में होता है, सभी राजनीतिक पार्टियों में। ये तो हर जगह मिलेगा, जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे कहीं न कहीं छोटे मोटे मनभेद हो जाते हैं, लेकिन फूट वाली ऐसी कोई अभी नौबत नहीं आई है। लेकिन मीडिया का तो ये काम है, इसीलिए ये मीडिया ने अपना विश्वास खो दिया, क्योंकि ये ऐसी बात ज़्यादा खुश होकर करते हैं जिससे सरकार को सुकून मिले और सरकार की वाहवाही हो, उससे उनका हो सकता कोई फ़ायदा होता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जो टीके लगे हैं उनमें मैं आपको बता दूं, महिलाओं की संख्या बहुत कम है। पुरुष संख्या तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन महिलाओं ने कम टीके लगवाए हैं। वो भी डरने की जरूरत नहीं, उनको भी समय रहते ही अपने ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और भाई, अगली बात का रुख करता हूँ मैं। वो एक ऐसी बात है जैसे कि कई यार दोस्त हैं, कोई बीजेपी पार्टी वाले हैं, वो कहते हैं आप सरकार पर बड़े टैक्स करते हो। तो दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है। सरकार जब झूठ बोलेगी तो कोई तो बताने वाला हो कि सरकार झूठ बोल रही है। कैसे कह दे कि मुख्यमंत्री सच्चाई बोल रहे हैं। अभी पीछे बजट सेशन था, उस बजट सेशन में सरकार ने बेरोजगारों का जो आंकड़ा बताया था वो दोस्तों 8,36,000 का आंकड़ा बताया था। अब वो कह रहे हैं भाई 5 और 6 लाख के बीच में है। तो ये 3 लाख लोगों ने कब नौकरी दे दी? नौकरी तो कोई नहीं लगे है बीच में। कहाँ गए ये 3 लाख का आंकड़ा घट कैसे गया? तो साफ सी बात है, मुख्यमंत्री या तो उस दिन झूठ बोल रहे थे जब 8,36,000 बेरोजगार बताए, या फिर वो आज झूठ बोल रहे हैं कि वो 5 और 6 लाख के बीच में बता रहे हैं बेरोजगारी आंकड़ा। 3 लाख का तो बहुत ज़्यादा गैप है ये। 3 लाख नौकरी कहाँ लगी या बेरोजगारी अपने आप कैसे हट गई? ये एक सोचने वाली बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऐसे सवाल पूछ भी लेने चाहिए। हम तो पत्रकार हैं, पूछेंगे। ये तो हर एक को पूछने चाहिए ऐसी कि भाई इस तरह की ये झूठ बोलने में मिलता क्या है? सरकार हर जगह कदम कदम पर झूठ बोल रही है।
बहुत सी घोषणाएं कर देती है, अमल होता ही नहीं है। उसे सच्चाई कैसे बताएं फिर, वो तो झूठ हुई ना। तो इसी तरह और भी बहुत सी बातें हैं। अब आइए राजनीति के मामलों में। तो कई दोस्तों के फोन भी आते हैं, कई पूछ भी लेते हैं कि हरियाणा तो देखो अभी चुनाव उत्तर प्रदेश पंजाब के हैं, वहाँ के हालात क्या रहेंगे। तो दोस्तों पंजाब में तो सबको पता है, पंजाब में तो भाजपा का कोई विशेष हिसाब किताब नहीं बनता दिखता। हाँ, कुछ शहरी सीटों पर वो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मुझे नहीं लगता कि उनकी दाल गलेगी, क्योंकि पंजाब का जो यूथ है वो इसका बाइकाट करेगा और शहरों से ज़्यादा उनको नहीं निकलने देंगे। तो देहात में तो खासकर उनका जिक्र ही नहीं रहेगा। और अगली बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता की तरफ लामबंद हुए किसान, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट है और उत्तर प्रदेश का किसान, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, जहाँ तक तो मैं भी गया हूँ, मैंने कईयों से बात करी भी है, मेरे जानकार बहुत हैं और कुछ यहाँ बॉर्डरों पर भी मिलते हैं उत्तर प्रदेश का। तो जो किसान वर्ग है वो काफ़ी सरकार से नाराज है और किसान आंदोलन के बाद तो और भी ज़्यादा नाराजगी उनमें पनपी है। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा दोबारा से सरकार बना पाएगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, अगर विपक्ष ने पूरा मौका दे दिया फिर तो ये मुकाबले में आ जाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है कहीं कहीं तो मुकाबले में ही नहीं होंगे। अब वहाँ की अंदरूनी भी फूट जग जाहिर हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के पास तो विधायक भी बहुत कम बचे हुए हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो विधायक हैं वो विरोधी खेमे में चले गए हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी बात यह है कि अरविंद शर्मा जो प्रधानमंत्री जी के बहुत चाहते हैं, उनको यहाँ पर थोपने की कोशिश की गई थी, जिससे योगी आदित्यनाथ खुश नहीं थे। तो वो एक राजनीतिक ध्रुवीकरण कहें या सत्ता का विकेंद्रीकरण कहें या एक पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार चलाने की बात करें या उनकी पावर में कटौती की बात करें, ये सारी बातें इस पर फिट बैठती हैं। वो तो आप खुद समझदार हो, अंदाजा लगा लो। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से अरविंद शर्मा को यहाँ एमएलसी बनाया गया था और उसको यहाँ पर कईयों ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग सकता कि मुझे लगता नहीं है कि इस तरह आके इतनी बड़ी जोखिम बीजेपी लेगी। हाँ, एक बात इनमें जरूर सामने आई है, पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के बाद जो दुर्गति वहां भाजपा की हुई, उसके बाद लगता है कि प्रधानमंत्री की जो छवि खराब हुई है उसमें पार्टी के जो रणनीतिकार हैं और खासकर संघ परिवार ये चाहता है कि एक ये जो हमारे पास चेहरा था दिखाने के लिए, अब इसकी छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे चुनाव के अंदर भी उसी प्रधानमंत्री को ले जाकर अगर प्रचार करवा जाए, वो सीटें अगर हार जाते हैं तो उसका फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है, जैसे बंगाल में देखने को मिला और दक्षिण में भी यही हालात रहे हैं। तो इसी तरह अब दो मुख्यमंत्री मजबूत माने जा रहे हैं, एक येदियुरप्पा है कर्नाटका का और उत्तर प्रदेश का है योगी आदित्यनाथ। दोनों ही प्रधानमंत्री की बातों से खफा हैं और वो चाहते हैं कि भाई यहाँ के जो नीति निर्धारक हम खुद बने और फैसले भी हम खुद लें, थोपने वाली कोई बात होगी तो वो नहीं मानेंगे। येदियुरप्पा भी वो केंद्रीय नेता भी रहे हैं और पार्टी के भी वो अध्यक्ष रहे हैं, तो इस तरह के जो नेता हैं वो मुझे लगता है ज्यादा दबाव में नहीं आएंगे। और भाजपा की मजबूरी है कि वो ऐसे मौके पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में चुनाव सिर पर हों और वो नेतृत्व परिवर्तन करने की बात सोचे भी। हाँ, विधायक इनसे नाराज हैं और कितने आदमियों को टिकट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस कोटे से कितने आदमी टिकट ले पाएंगे नेता, ये देखने वाली बात होगी। योगी आदित्यनाथ के अगर चाहते कम टिकटार्थी हुए तो फिर पार्टी की और भी ज्यादा बड़ी दुर्गति हो सकती है, क्योंकि वो आपस में फिर लेग पुलिंग चलेगी, टांग खिंचाई चलेगी, उसमें पार्टी को और भी ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अब विपक्ष को देखना है वो मौका कितना देता है इनको। अगर विपक्ष लपक लेता है ऐसे मामले में
तो अब मौका है, क्योंकि अब भाजपा की जो छवि है वो पहले जैसी नहीं है। इधर है किसानों का आंदोलन है, इसका बहुत बड़ा असर पूरे उत्तर प्रदेश और पंजाब पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी अन्य जो राज्य हैं उत्तराखंड वगैरह, वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा असर है और धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश में फैल जाएगा, पूरे देश में फैल जाएगा। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, पंजाब में तो उन्हीं का भरोसा छोड़ देंगे। पंजाब का किसान मजबूत है, वो तो वैसे ही नहीं इनको आगे आने देगा। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, पूरे देश का किसान लामबंद होकर और उत्तर प्रदेश के अंदर घुसेगा और वहाँ चुनाव प्रचार भी करेगा और सरकार की नाकामियां भी सारी बताई जाएंगी। और दूसरी बात है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो आदमी टिकट लेकर चुनाव मैदान में आएंगे उनका फिर बंटाधार वैसे ही हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ को अगर फ्री हैंड देकर सरकार उनके आदमियों चुनाव लड़ाएगी, फिर तो वही बात है भाई। एक पुरानी मिसाल मुझे याद आती है। एक बुजुर्ग थे, सरदार जी, बहुत सालों की बात है, वो कहा करते थे कि पापा जी गुरुद्वारे बिच कड़ा बना है, तो वो कहा करते भाई सानू की है। तो फिर वो मुंडा कहता था और बाबा तुहाडे लिए बनाया है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तुहानू की है। तो बात यही है, अगर उनके आदमियों टिकट मिल गई तो फिर वो केंद्र की बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और योगी आदित्यनाथ के आदमी अगर टिकट काट दी उसके चहेतों की, तो फिर वो जीतने नहीं देगा। ये जरूर राजनीति में हालात होते भी ऐसे ही हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि बहुत सी सीटें तो ऐसी होंगी जहां पर ये मुकाबले सही बार होंगे। अगर बहुकोणीय मुकाबला हुआ और आपस में सारी पार्टियों के अलग अलग मजबूत कैंडिडेट चुनाव में आए, फिर कहीं जाकर ये भाजपा वाले मुकाबले में आएंगे, क्योंकि हिंदू कार्ड खेलने के लिए ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ को रखना इनकी मजबूरी है। वैसे योगी आदित्यनाथ ने कभी भी आरएसएस की पाठशाला ज्वाइन नहीं करी। कई आदमी समझते हैं भाई योगी आदित्यनाथ ये आरएसएस के नेता हैं, ऐसा नहीं है। आरएसएस से मोदी जी का इतना ही संबंध है कि वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। बाकी कहीं भी योगी आदित्यनाथ है जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल भी आरएसएस लॉबी से नहीं आते हैं। हाँ, इनका समर्थन से सरकार चल रही है, इनकी पार्टी को समर्थन है बीजेपी को, इसलिए इनके तालमेल बैठ रहा है। और फिर समझदार है, आरएसएस का जो संगठन है वही चलाता है सारे सिस्टम को, और अनुशासनिक संगठन है। और वो इस तरह के जो चेहरों को आगे लेके चलते हैं, इनकी इसके पीछे इनकी एक राजनीतिक रणनीति होती है। कौन कैश करवाए किस चेहरे को, ये आरएसएस वालों को बखूबी पता होता है। और इसी प्रकार इसी का लाभ उठाने के लिए आरएसएस से इसी दाव पर चलेगी। मुझे नहीं लगता कि वो आपको जोखिम लेंगे। वैसे अभी कई दिन से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। मैं बेशक ये चीज कोई खुल के ना कहे, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत से विधायकों ने इनके खिलाफ भी लिखकर हाईकमांड को दिया है, लेकिन हाईकमांड भी यह फैसला लेने के लिए मजबूर है। उन्होंने कुछ कमेटियां बना रखी हैं और वो अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। आरएसएस वाले अलग से सोच रहे हैं, संघ परिवार के जो नेता हैं वो, और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अलग से लॉबिंग करके फिर दोनों के विचार मिला के फिर वो देख रहे हैं भाई हिंदुत्व पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो योगी आदित्यनाथ को साथ रखना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। और इस की काट के लिए कुछ गेम और भी खेलना चाहते हैं भाजपा। वो अब की बार लग रहा है कि मुसलमानों में सेंध लगाने के लिए कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अकेला हिंदुत्व का नारा हर जगह नहीं चल सकता। ये कई बार चल चुका है, अब लोग इस बात को समझ चुके हैं। और खासकर किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है ये मजबूत है, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है किसान लॉबी का और मुसलमानों का है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर कहीं कोई मुकाबला नहीं बचता है। रहा दलित वोट की बात, वो ज्यादातर मायावती के साथ ये लामबंद है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली खास बात यह है कि कांग्रेस ने यहाँ पूरी तरह फ्री हैंड दिया हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक संगठन के बारे में कोई भी ऐसी रणनीति नहीं बनाई है कि वो कहीं भी पैर जमा ले।
कुछ हलकों को छोड़कर जहां उन्होंने खुद चुनाव लड़ना है, या फिर किसी और तरीके से वो एक दो अपने समर्थकों को यहाँ मैदान में लाना और जितवाना चाहते हैं, उनको छोड़कर ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सक्रिय हों। पूरा फ्री हैंड इन्होंने समाजवादी पार्टी को और कहीं कहीं बीएसपी को दे दिया है। कहीं अजीत सिंह का लोकदल है, वो राष्ट्रीय लोकदल है जो जयंत चौधरी अब उसके मुखिया बने हैं, इनका भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में असर है। अगर मुलायम सिंह यादव और इसका जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों युवा हैं, अगर दोनों की पटड़ी सही बैठती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये भारी पड़ेंगे। बाकी दूसरे जिलों की बात है जहां तक, वहां अखिलेश यादव का मुसलमानों में खासकर ज्यादा प्रभाव है, यादव पर ज्यादा प्रभाव है। जाटों में जयंत चौधरी का काफी असर है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो इनके साथ कुछ मजबूरीवश राजनीतिक समझौते भी हो सकते हैं, जो भाजपा को हराने के लिए अंदर खाते एक हो सकते हैं कि कैंडिडेट को उसी हिसाब से उतारा जाए, क्योंकि इस समय बीजेपी से सारे दल नाराज भी हैं, खफा भी हैं। तो अभी देखना है भविष्य में क्या होता है, लेकिन आज की तारीख में तो मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ भाजपा में ठीक नहीं चल रहा है। जो हरियाणा में तो अब इतनी छूट दे दी गई है किसान नेताओं ने कि भाजपा वाले अपने निजी कार्यों में, अपनी रिश्तेदारियों में या कहीं भी दुख सुख में जा सकते हैं, इतनी छूट दे दी है। केवल सरकारी उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार रहेगा और जलसे जुलूसों पर उनकी किसानों की तरफ से पाबंदी रहेगी। तो बाकी देखना आगे क्या होता है। अब मैं आपको अगले एपिसोड में कुछ और विस्तार से बताऊंगा। आज इतना ही। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करवा लें, और दोस्तों अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे। और अगर आप इस चैनल को कामयाब करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा इसके शेयर करो और आपके जो विचार हैं उसमें कमेंट जरूर डालें। तो इन सब बातों के साथ अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।